जबरदस्त है, क्योंकि शुरुआत से लेकर काम करने की शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जो ये खतरनाक सवाल होते हैं ना, ये हमारे सामने बहुत आते हैं और हर व्यक्ति के सामने आते हैं। और कुछ लोग जो इन सवालों को सीखते हुए सामने वाले को समझाते हैं और उनका सही तरीके से जवाब देते हैं, वो इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सीखते नहीं है और सवालों का सही उन्हें जवाब देना आता नहीं है, तो उनके साथ वो 4-5 बार ऑब्जेक्शन आता है और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं और वो उनका मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहते हैं ये तो बेकार है, छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उस भगवान की बदौलत आज हम इस धरती पे हैं, जो आज हमें मौका मिला वेस्टी जैसे सिस्टम को समझने का, सीखने का। उसके बाद हमारी पूरी ग्लोरी के एंटायर लीडरशिप का, हमारे ग्रेट अपलाइन अरविंद सर, नवीन सर, हमारे पर्दे के पीछे के हीरो केशव सर, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम और पूरी ग्लोरियस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम उनकी बदौलत सिस्टम की समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड स्टार्ट कर लेता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरा नाम सौरभ राजपूत है और मेरे पिछले सेशंस भी आप लोग अटेंड कर चुके हैं। चलिए शुरुआत कर। सर आवाज क्लियर आ रही है कैसे सर? यस सर, क्लियर है। आज क्लियर है ना? रोज से पहले जी हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। नीचे आइए, नीचे कहाँ पे आना सर? नीचे सबसे नीचे आइए, राइट साइड में आपके, जहाँ पे आपका टाइम घड़ी है ना, घड़ी। हाँ, बस थोड़ा लेफ्ट, एक और लेफ्ट, थोड़ा सा ऊपर, बस। हाँ, इसी को दबा दीजिए। ओके सर, एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था, तो वैसे भी आप हमें सिखाते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सर। प्रेजेंटेशन सर स्क्रीन पे दिख रही है प्रॉपर? बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं विजिबल हूं? हाँ। ओके, एक मिनट। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी जो ग्लोरियस टीम है, आप सब हम सभी लोग ग्लोरियस टीम हैं और इस ग्लोरियस टीम ने ये जिम्मा ले रखा है कि आप सबको सिखाना है, क्योंकि इस बिजनेस को अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां तक मेरा या जितने भी हमारे अपलाइन, जितने भी हमारे लीडर हैं, वो हम सबसे बार बार यही कहते हैं कि जितना हमारे लिए मोटिवेशन जरूरी है, उससे भी ज्यादा एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम बिजनेस में ज्यादा दिन आगे नहीं जा सकते, एक अच्छी टीम नहीं बना सकते। तो आज का जो टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेसब्री से इस टॉपिक के इंतजार में थे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टीज का बिजनेस करते वक्त हमारे सामने जो 20 सबसे खतरनाक सवाल आते हैं, मैं उनके आपको सही तरीके से, किस तरीके से हमें जवाब देना ये भी सिखाऊंगा और क्या जवाब देने ये भी सिखाऊंगा। तो सीखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो अगर मेरे को बीच में खांसी आएगी तो आप लोग थोड़ा इस चीज को इग्नोर करें। नेटवर्क, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आने के 3 कारण होते हैं कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है। देखिए, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, होता क्या है, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन जब हम इस बिजनेस को करने के लिए जाते हैं, तब होता क्या है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो हम बहुत फूले हुए होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बिजनेस को लेकर शुरुआत में, और जब जैसे हम प्रोस्पेक्ट के पास प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन का सवाल का एक सवाल होता है, और वो हमें पिन की तरह, सुई की तरह एक पिन मारते हैं और हमारी सारी हवा निकल जाती है और सारा मोटिवेशन हमारा डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे 2, 4, 5 बार हमारे साथ ऐसा होता है और हम लोग 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो अगर आपने ये चीजें समझ ली
कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है, तो आप अपने आप को पहले से उतना तैयार कर लें कि कल को आपके सामने अगर ऑब्जेक्शन आए भी तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। कि आप सबको मालूम है, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे गौतम वाली जी का ये कहना है, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करता हूं इन चीजों के लिए, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऑब्जेक्शन आता क्यों है? ऑब्जेक्शन 3 कारणों की वजह से आता है। या तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छे से आपने नहीं दे पाई, या तो आपकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, आपने बिजनेस प्लान अच्छे से बता पाया, आपने कंपनी प्रोफाइल अच्छे से नहीं बता पाई, आपने कहीं ना कहीं कमी कर दी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, प्रोस्पेक्ट है, उसकी बिजनेस में रुचि ना हो, वो ही इस बिजनेस को लेके एक्साइटेड ना हो, उसमें कोई इंटरेस्ट लेवल ना हो इस बिजनेस को करने का, इसलिए वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। तीसरा कारण ये है कि ऑब्जेक्शन क्यों आता है। तीसरा कारण ये होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होनी होती, वो उतना जान नहीं होता, इसलिए वो हमसे इस तरीके के सवाल पूछता है। तो इन तीनों चीजों में आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपने खुद को तैयार कर लिया, अगर आप सामने वाले को उसकी अगर वो अवेयर नहीं है, यानी कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी, तभी आप उसको जागरूक कर पाएंगे, तभी आप उसको समझा पाएंगे। दूसरा, आपको अगर आपको बिजनेस अच्छे से करना है और सीखना है, तो आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतर बनानी पड़ेगी। कल जिस तरीके से हमारे ग्रेट लीडर एमडी फिरदौस जी ने हम सबको बताया था कि जो 7 स्टेप्स हमें करने चाहिए प्रेजेंटेशन में, अगर उन चीजों को फॉलो करते हुए हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो 90% 99% हमारे सामने ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। दूसरा, जो वो प्रोस्पेक्ट की रुचि नहीं होना, तो ये एक ऐसा कारण है कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, तो वो कोई कारण दे सकता है, वो कोई ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो इसलिए हमारी प्रेजेंटेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके इंटरेस्ट ना के बावजूद हम उसको हम बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड बना दें, उसको इतना रुचि बना दें उसकी बिजनेस में, ताकि वो ना कर पाए। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हम में होती है कि या तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, या हमको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज अच्छे से नहीं होती, हम खुद नहीं सीख पाते, ठीक है, या हम सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप को फॉलो करते ही आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। अब आप सबने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जब हमारे सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे किसी ने कह दिया, सामने वाले पुष्पक ने, अगर कहीं कंपनी बंद हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उन पे हावी हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों की कंपनी है, इतने सारे लोग हैं, लोगों का भरोसा है, कैसे बंद हो जाएगी, सर ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी कंपनियां बंद होती हैं। तो हम उनको ना कुछ उनकी बात समझते हैं, ना कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बस उन पे हावी हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, नहीं सर प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते हैं, मुझे तो बहुत सस्ते लगते हैं, आपको पता नहीं किसने क्या दिया महंगे लगते हैं। तो ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, बिना सीखे हुए अगर हम प्लान करते हैं तो हम बिल्कुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त, सामने वाले को जवाब देते वक्त, हमें सबसे पहले 3 चीजों को का ध्यान रखना है। इन 3 स्टेप को फॉलो करते ही हमें सामने वाले को संतुष्ट रूप में उसको जवाब देना है। वो कैसे 3 स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि उसके ऑब्जेक्शन से सहमत होना है। सामने वाले व्यक्ति ने आपके सामने जो भी ऑब्जेक्शन दिया है, आपको उसके ऑब्जेक्शन में सहमति रखनी है कि हाँ, मैं आपसे जब मैं इस बिजनेस प्लान को समझ रहा तो मेरे सामने भी ऐसी ऑब्जेक्शन आया था, यानी कि आपको बोला हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपके उसको ऑब्जेक्शन में सहमति बनानी है आपको। दूसरा, आपको खुद को उसके ऑब्जेक्शन से जोड़ना है, यानी कि आपको ये बातें बोलनी है कि जब इस बिजनेस को मैं देख रहा था तो मेरे साथ भी ऐसी ऑब्जेक्शन आया था, मैंने भी यही ऑब्जेक्शन रखा था, मैंने भी यही सवाल रखा था सामने अपने अपलाइन के। तो यानी कि आपने अपने आप को उसके ऑब्जेक्शन से जोड़ दिया, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा, हाँ कहीं ना कहीं इसको भी बिल्कुल वही क्वेश्चन आया था, इसके माइंड में वही सवाल आया था जो आज मेरे माइंड में आ रहा है। तीसरा, आपको क्या करना है कि कहानी बनानी है। कहानी ये जरूरी नहीं हकीकत की कहानी हो, ये राजा रानी वाली भी कहानी हो सकती है कि राजा रानी गए बाजार, वहां से लाए आम का अचार। कहानी कोई भी हो सकती है, बस कहानी एकदम सटीक होनी चाहिए,
एकदम जेन्युइन, मतलब आपकी जो कहानी हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का हेर फेर नहीं होना चाहिए, एकदम सही तरीके से आपको उसको कहानी समझानी है और उस कहानी में सवाल होने चाहिए, सवालों के साथ आपको वो कहानी समझानी है और जो सवाल आप उसमें उससे करोगे वो आपको उसको डायरेक्टली नहीं करने हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस से करने हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस से करने हैं। वो इसमें थर्ड पार्टी रेफरेंस कौन होगा, वो आपका अपलाइन होगा, जो भले उस टाइम उस ऑब्जेक्शन के टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे हो या ना हो, ठीक है। आपका अपलाइन बैठा है दिल्ली में, आप मुंबई में प्लान कर रहे हो, तो आपका अपलाइन थर्ड पार्टी रेफरेंस होगा, उसकी वहां पे फिजिकली प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन उसकी मेंटली आपके दिमाग में उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। और सपोर्टिंग टूल्स के लिए आपको अपने साथ हमेशा लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, या अपने लीडर्स जो ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, क्राउन डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डीयूसीडी, डीसीडी, उनके इनकम स्टेटमेंट अपने पास रखने हैं अपने मोबाइल में, या अपने पास उनकी प्रिंट आउट रखने हैं, और कुछ टेस्टिमनीज रखनी है अपने लीडर्स की। तो ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है। अब मैं आपको इनको आगे लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे आपको ये 3 स्टेप फॉलो करते हुए ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्शन तो मैंने आपको बताया कि हैंडल कैसे करना है, कौन से 3 स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त हमको 3 सावधानियां भी हमेशा रखनी है। होता क्या है, 90% लोग जोश जोश में अगर उनके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, वो उतकिया जाते हैं, खिसियाने लगते हैं, वो प्रोस्पेक्ट पे हावी हो जाते हैं। अगर उसने कोई सवाल कर दिया तो उस पे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसने कोई हमसे गलत सवाल पूछ लिया हो, हमारे फैमिली के बारे में कोई गलत सवाल पूछ लिया हो, तो उस पे इरिटेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें इरिटेट नहीं होना है, चाहे वो कितने भी सवाल करे। दूसरा, हमको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कभी भी बहस नहीं करनी है, उसके सवाल का हमें सही तरीके से जवाब देना है, आर्गूमेंट कभी भी नहीं करनी है, कभी भी बहस नहीं करनी है। तीसरा हमें यह ध्यान रखना है कि हमको प्रोस्पेक्ट को सीधे सीधे डायरेक्ट उसको जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि देखो प्रोस्पेक्ट सवाल तभी करता है जब उसको जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अब हम उसको नॉलेज तो देनी है, लेकिन डायरेक्टली उसको नॉलेज नहीं देनी, उसको हमें थर्ड पार्टी रेफरेंस से जवाब लेते हुए खुद के ऊपर के हिसाब से इनडायरेक्ट वे में उसको नॉलेज देनी है। अगर हम उसे डायरेक्ट नॉलेज तो उसे लगेगा अच्छा सारा दिमाग तेरे अंदर ही है, वो अपने मन में सोचेगा सारा दिमाग तुम्हारे अंदर, हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, तू ही मुझे सिखा रहा है आज से, है ना। तो कभी भी उसको डायरेक्टली नहीं सिखाना है। तो हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त 3 चीजें का बहुत ही बारीकी ध्यान रखें, इन तीनों गलतियों को कभी ना करें, कभी भी खिसियाए ना, किसी भी तरीके का इरिटेशन ना लें, कभी भी आर्गुमेंट ना करें, कोई बहस ना करें, और कभी भी प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली आपने ज्ञान नहीं देना है, सीधा सीधा उसको नहीं समझाना है। चलिए अब मैं आपके आगे जो आज का टॉपिक था कि नेटवर्क मार्केटिंग के खतरनाक सवाल हैं, वो मैं एक एक करके सवाल लेके आ रहा हूं। अब मैं आपको एक एक सवाल के को किस तरीके से हमें जवाब देना है तीनों स्टेप के साथ साथ समझाऊंगा, और फिर मैं आपको एक लाइव खुद की रिकॉर्डिंग सुनाऊं, खुद आपको बोल के सुनाऊंगा ताकि आप उसको समझ पाए, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले टॉपिक को खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को आपको सीखना पड़ेगा। वो आप कैसे सीखेंगे अपने घर में बैठे बैठे, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 1 आता है, और उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि आज मैंने बहुत से सवाल लिख रखे हैं, मैं आज आपके सामने जितने भी सवाल लेके आऊंगा आज सुबह से लेकर अभी शाम तक 5 बजे तक, मैं उम्मीद करता हूं कि 101% आपके मैं सारे सवाल मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाएगा तो उस जवाब हम आपको बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे सामने सवाल आता है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो अब होता क्या है, 90% लोग क्या करते हैं, जो जोश में, अरे सर टाइम तो किसी के पास नहीं होता, तो मैनेज करना था, टाइम तो अनिल अंबानी के पास भी नहीं है, टाइम तो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं होता है, वो भी इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, टाइम तो रतन टाटा के पास भी नहीं है, टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना पड़ता है ना, तो टाइम निकालना पड़ता है। तो ये क्या होता है, हम उसको सिखा रहे हैं, तो वो कहता है यार सारा वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है, ये मुझे बता रहा है कि टाइम कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो ये गलत अप्रोच है, ये सिखाने का गलत तरीका है। आपको यहाँ पे कैसे करना है, अब मैं आपको एक लाइव खुद की आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये सुन के ही सीखने का बिजनेस है और इसकी आपको खुद बोल बोल के बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं सामने वाला व्यक्ति है, उसने मुझसे सवाल किया, मैं हूं सौरभ, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यार मेरे पास तो टाइम है इस बिजनेस के लिए, मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं उनको कैसे जवाब देता हूं, ध्यान से सुने आप लोग।
सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने क्या करा, उनके सवाल को यानी कि उनके ऑब्जेक्शन में सहमति दी है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, जैसा कि आपने बोला आज के समय में आपके पास टाइम नहीं है, तो आज के समय में सही बात है सर, टाइम बहुत कम है लोगों के पास। सही में सर, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, आप इतने बिजी रहते हैं, समय आज के टाइम में सर आपको समय निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर एग्जैक्टली जब इस बिजनेस प्लान को मैं देख रहा था, तो मेरे सामने भी यही ऑब्जेक्शन था। मैंने भी अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को यही बोला था कि सर मेरे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे सीधा सीधा ये कहा कि सौरभ एक बात बताओ, आज तो तुम अपना जो भी जॉब कर रहे हो या जो बिजनेस कर रहे हो, आने वाले समय में कल को तुम्हारी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। तो यानी कि तो तुम, इसका मतलब अपने जॉब में या बिजनेस में तुम ज्यादा इंगेज हो जाओगे आने वाले समय में, तो तुम्हारे पास समय कम रहेगा और तुम अपने परिवार को कम समय दे पाओगे। तो सर एक बात बताइए, समय ना होना ये आने वाले समय में आपके लिए एक बड़ी समस्या बनती जाएगी? उन्होंने सीधा मुझसे ये पूछा। फिर मैंने उनसे कहा हाँ यार सर, बात तो सही है बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल और ये किया कि सौरभ एक बात, आज के समय में जो ये प्लान मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई एक्शन प्लान है कि तुम आने वाले समय में और आज में जो आपके में नहीं, इस ना समय की समस्या को खत्म कर पाओ, ताकि आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाओ अपने काम के साथ साथ? तो मैं उस दिन सोचने पे मजबूर हो गया और मैंने सोचा कि बिना पैसे लगाए अपने जॉब के साथ साथ अगर थोड़ा सा भी समय मैनेज कर बिजनेस को करते हैं, तो हम एक अच्छी इनकम ले सकते हैं और अपना एक अच्छा समय यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो उस दिन ये बात मेरे समझ में आई और मैं आज कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हुए अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को पैरेलली बहुत अच्छे से कर पा रहा हूं। और आज मेरी टीम में 15 से 20 लोग अच्छी खासी हो गई है सर। तो यहाँ पे क्या करा आपने, सामने वाले के सबसे पहले ऑब्जेक्शन में सहमति दी। दूसरा, आपने ये ऑब्जेक्शन खुद पे लिया। फिर आपने अपने अपलाइन को बीच में लेके आए कि मेरे अपलाइन ने भी मुझसे ऐसे ही सवाल किया था और उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया। तो यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि आप उसको नहीं समझा रहे, आपके अपलाइन ने आपको ये चीज समझाई थी, लेकिन उसके माइंड में चीज भी बिल्कुल यही जाएगी कि उसने जो सवाल किया है उसका यही जवाब है ना? तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। लोगों को सवाल रिकॉर्डिंग सुनने में टाइम लग गया, उनको अच्छे से नहीं सुन पाई, तो वो हमारे YouTube चैनल पे जाके इस सेशन को बार बार देखें और इस आंसरों को अच्छे से समझे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आता है ना आप सबके सामने इस जवाब सवाल आता है ना? ये दिक्कत बहुत ज्यादा मेरे सामने भी आई थी और आज मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी ग्लोरियस टीम के ग्रेट अपलाइन गुरु, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आज उन सबको उनके पुराने दिन याद में दिला दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्शन हमेशा आता ही होगा, बहुत केस में ही आता है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, या तो प्रोस्पेक्ट जानबूझ के इसको आपको टाल रहा है, या तो हकीकत में उसके पास पैसे नहीं है। अब होता क्या है, 90% लोग क्या गलती करते हैं, अरे सर पैसे तो किसी के पास नहीं होते, पैसे तो मैनेज करने पड़ते हैं, सर मेरे पास भी नहीं थे पैसे, ये नहीं, तो उसको सिखाने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना होता, ये गलत तरीका है। हमको अब यहाँ पे कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, हमें कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आज जब इस बिजनेस की मैं शुरुआत कर रहा था, तो मेरे सामने भी यही सबसे चैलेंज था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना? लेकिन मेरे अपलाइन ने, जो मेरे सीनियर है, जब मैं इस बिजनेस प्लान को ले रहा था, मैंने भी उनसे कहा सर पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई, सौरभ अगर आपके पास आज एक ऐसा बिजनेस जिसको करके आप कम से कम अमाउंट में करके नाम मात्र का पैसा लगा के अगर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल ले सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, तो अगर आपके आज के पास ये पैसे नहीं है और कल को अगर आने वाले समय में आप जैसी भी समझौते वाली जिंदगी जी रहे हैं, अगर आने वाले समय में कभी भी आपको कोई इमरजेंसी आ गई, जब आपको लाखों रुपए लगाने पड़ गए, तब क्या होगा? तब आपको वहां लाखों रुपए लगाने पड़ जाएंगे ना चाहते हुए भी। तो वो कंडीशन ना आए, उसलिए आपको आज ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आप कभी भी पैसों की कोई समस्या ना आए। तो सर
उस दिन से ही मुझे ये चीज समझ में आ गई कि पैसे अगर मैं आज नहीं लगाता हूँ, 1000-2000 रुपए अगर आज मैं इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करता हूँ, तो आने वाले समय में इतनी दिक्कत आएगी कि मुझे लाखों खर्च करने पड़ जाएंगे। तो वो लाखों रुपए ना खर्च करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं इस बिजनेस को आज ही शुरू कर लूं, और मैंने इस बिजनेस की आज से 2 महीने पहले शुरुआत की, और करना करते करते मैंने इतना अच्छा कर रहा हूं कि मैं बिजनेस को सीख भी रहा हूं, और आज मेरी टीम में 10 से 15 लोग भी हो गए हैं। तो आपने क्या करा, सामने वाले को पैसों की इंपॉर्टेंस बता दी कि पैसे आने वाले समय में आपको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, आज आप कम पैसों में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप इसका ऐसे देखते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सामने वाला, हाँ सर कोई बात नहीं, सर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आप क्या करिए, मुझे अपने 3 से 4 लोगों से मिलवा दीजिए। आप मुझे अपने 3 से 4 लोगों से मिलवा दीजिए, हम आपके साथ मिलकर उनको बिजनेस प्लान दिखाएंगे, ठीक है। जब उनको बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो वो लोग तो 100% ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपने भी ज्वाइन तो करना ही है, आपके पास पैसे ही तो नहीं है। तो उनको जब हम बिजनेस प्लान दिखाएंगे, वो लोग ज्वाइन करेंगे, तो उनको आपके नीचे ज्वाइन कर देंगे। जब वो लोग बिजनेस करेंगे, आपको पैसे आएंगे, आप उन पैसों से अपनी आईडी स्टार्ट कर लेना, है ना। तो होगा क्या, वो आपको चाहे वो बिजनेस करे चाहे ना करे, लेकिन आपको वो 90% केस में अपने 3-4 लोगों से जरूर मिलवा देगा। और चाहिए क्या हमें, और लोगों से, और लोग ही तो चाहिए हमें। अगर वो 4 लोग दिखा भी दे, मिलवा भी दे, तो हमको 4 में से 1 को भी ज्वाइन करा दिया, हमारा तो काम हो गया। तो हमको ऑब्जेक्शन को पॉजिटिव वे में लेना है, कभी भी उसको उस पर हावी नहीं होना है, उसमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3, सोचकर बताऊंगा या अगले महीने बताऊंगा, ठीक है। सोचकर बताऊंगा या अगले महीने बताऊंगा। अब होता क्या है इस सवाल में, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, या तो वो आपको टाल रहा है ना, या वो आपको टाल रहा है, वो आपको अवॉइड कर रहा है, आपको करना चाह रहा है, वो आपको टालना चाहता है कि अगले महीने आएगा फिर बोल दूंगा, सोच के बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सवाल नंबर 3, उसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने अपलाइन को नहीं लाएंगे। जिस क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपने अपलाइन को नहीं लाएंगे। यहाँ पे आपको ही तो इस ऑब्जेक्शन को बिना थर्ड पार्टी रेफरेंस इस्तेमाल किए हुए आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सोचने के लिए बोलता है, तो यानी कि इस केस में अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जल्दी जल्दी आपको उसको ये चीज समझानी है कि आज जो आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, उसके लिए आपके पीछे बहुत से लोग हुए हैं। जैसे हम कोई मकान जब देखने जाते हैं, तो हमसे जो डीलर होता है वो बोलता है ये फ्लैट है, इसके ऑलरेडी 2 कस्टमर मेरे पास आ चुके हैं और वो शाम को मुझे एडवांस पकड़ाने वाले हैं। तो अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया तो आप मुझे एडवांस पकड़ा दीजिए, ताकि मैं उन 2 लोगों को मना कर दूंगा, है ना। तो अर्जेंसी हो जाती है। तो इस केस में आपको भी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सोचकर बताऊंगा या अगले महीने बताऊंगा। अब आपको कैसे इसका जवाब देना है मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुने, ठीक है। सबसे पहले तो आपने उसमें सहमत, सही बात है सर, आप अपना समय लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जितना समय लेना चाहें सोचने का ले सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, आज आपसे मिलने के बाद ठीक मेरी 2 बैक टू बैक मीटिंग है, 2 लोगों से मेरी ज्वाइनिंग है, 2 लोगों से मेरी मीटिंग है, उनको मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है और ऑलरेडी मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड और अपनी डिटेल मुझे सेंड कर दी है। देखो सर, कॉपी में इन दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं, इनसे मेरी शाम को मीटिंग है और ये 100% मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। बस इनके कुछ डाउट्स मुझे क्लियर करने जाके, बाकी इनकी ज्वाइनिंग तो 100% आनी है। और जैसा कि आपको मालूम है, इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए एक अपलाइन आईडी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप अभी या आज ही मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे, तो उन लोगों को ज्वाइन कराते वक्त मैं आपकी रेफरेंस आईडी डाल दूंगा, ताकि होगा क्या, वो लोग आपके नीचे ज्वाइन हो जाएंगे और उनके काम करने से आपको बेनिफिट होगा। तो अब सामने वाला क्या, अरे यार बात तो सही है, वो 2 लोगों को ज्वाइन कराएगा तो मेरे नीचे कराएगा, तो मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूं। और इस केस में आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। अपने साथ हमेशा 2 एग्रीमेंट फॉर्म जो होते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म, हमेशा वो फिल करके रखो। किसी का नाम उसमें अपलाइन आईडी ब्लैंक छोड़ दो और उसमें उनके नाम और डिटेल फिल करके रखो। और अपनी ये अगर आपके पास ज्वाइनिंग नहीं है तो अपनी डायरी में 2 लोगों के नाम और उनके घर का एड्रेस, उनकी डिटेल वगैरह लिख के रखो, ताकि सामने वाले को दिखाओ, देखो सर इन 2 लोगों से मेरी शाम को मीटिंग है। तो सामने वाला सोचेगा या तो यार ये तो मौका मेरे यहाँ से जा रहा है, तो वो आपसे तुरंत ज्वाइन करे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। आता है ना आप सबके सामने सवाल, आज सबके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही होगी। सौरभ सर वही सवाल लेके आ रहे हैं जो सामने आते हैं, क्योंकि सर आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना,
मैं उस दौर से गुजर भी चुका हूं और अभी भी मैं उस दौर से गुजरा हूं, तो मुझे सब कुछ मालूम है कि क्या क्या सवाल आते हैं और हमें किस तरीके से इसके जवाब देने होते हैं। और अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा आखिर में कि हमको किस तरीके से खुद को इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो जब हमारे सामने इस तरीके का सवाल आता है, ये तो चेन सिस्टम, ये तो वही जोड़ने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है ना? तो आपने सबसे पहले सहमत होना है, सामने वाले की बात के पे, ऑब्जेक्शन पे सहमत होना है। क्या बोला? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना? ये तो जोड़ने वाला, ये तो चेन सिस्टम, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जब इस बिजनेस को मैं देख रहा था, इस प्रेजेंटेशन को मेरे सीनियर मुझे जब दिखा रहे थे, तब मैंने भी उनके सामने यही सवाल रखा था, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सर, है ना? और आप यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल एकदम के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो आपने क्या बोलना है कि मेरे सामने भी यही ऑब्जेक्शन आया था, मैंने भी उनको यही बोला था कि ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो मेंबर बनाने वाला है। तब मेरे अपलाइन ने मुझे, मेरे सीनियर ने मुझे वहां ये समझाया, एक तरीके से समझाया कि सौरभ एक बात बताओ, तुम जो पिज्जा खाते हो, जो मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हो, कभी तुम नेट पे जाके सर्च करो गूगल पे, वहां पे लिख कर आता है डोमिनोज इज द फूड चेन, इज द चेन ऑफ फूड रेस्टोरेंट्स, मैकडोनल्ड इज द चेन ऑफ फूड रेस्टोरेंट्स, ओयो इज द चेन ऑफ होटल रेस्टोरेंट्स। यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एक चेन बना के काम करते हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने मुझे साथ साथ एग्जाम्पल के साथ ये भी समझाया कि जो रिलायंस जियो जब इस मार्केट में आया था, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपना एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकाला और लोगों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने आज करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। और हर व्यक्ति अगर 100-100 रुपए का भी रिचार्ज कराता है, 200-200 का रिचार्ज कराता है, तो मुकेश अंबानी का जो टर्नओवर जाता है अरबों खरबों में जाता है। यानी कि सर, उन्होंने मुझे ये समझा दिया, जोड़ने का या मेंबर बनाने का या चेन बनाने का बेनिफिट इतना होता है कि कल को अगर हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, तो हम जिन लोगों को लेके गए हैं, वो लोग भी अगर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो एक टर्नओवर क्रिएट होता है, जिससे हमारे घर में आमदनी आती है। तो और उन्होंने मुझे साथ में ये भी समझाया कि सौरभ, जिन जिन लोगों ने चैन बनाई है, वो चैन की जिंदगी जी रहे हैं, और जिन्होंने चैन नहीं बनाई, जो चैन का हिस्सा है, वो बेचैन होकर जी रहे हैं। उस दिन से मेरी आंखें खुल गई सर, और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। सीखते हुए मैं आज बिजनेस को कर पा रहा हूं, और आज मैंने अपने आप को तैयार किया है, और मेरे साथ लगभग 10 से 50 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मेंबर बन गए हैं, मेरी चेन में तैयार हो गए हैं। तो यानी कि आपने उसके सामने इस चेन को और जोड़ने वाले को और आने वाले सवाल को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया है, तो वो आपकी बातों को गलत नहीं कहेगा, वो समझेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। आपको खुद की भी कॉमन सेंस यूज करनी कि आपको किस समय पे किस तरीके से कहानी बना के जवाब देना है। अब आप समझ पा रहे होंगे, 4 सवाल मैंने आप सवालों के आपको जवाब दिया। अब आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं तीनों स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, है ना? पहले उसके बाद उसमें सहमत हो रहा हूं। एक मिनट, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है केशव सर? हेलो केशव सर, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करो। बहुत ही मजा आ रहा है लोगों को। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे कि मैंने 4 सवालों के आपको जवाब दिए, तो आप समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कभी भी अपने वाले जो प्रोस्पेक्ट है उससे डायरेक्टली कोई सवाल नहीं किया। यहाँ पे मैं अपने अपलाइन को लेके आया बीच में, और उसको कहानी बता रहा हूं कि जब मैं प्रेजेंटेशन ये देख रहा था, तो मैंने अपने अपलाइन से ठीक यही सवाल किया था, और मेरे अपलाइन मुझसे क्वेश्चन करते हुए इस तरीके से मुझे इसका जवाब दिया था। तो सामने वाले को ये भी लगेगा, ये मुझे ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जा तो सवालों के जवाब जा तो उसी को रहे हैं, तो उसका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। चलिए अगला सवाल नंबर 5, तुमको कितने पैसे आते हैं या तुमने कितने कमा लिए? जब हम शुरू में इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, तो हमारी इनकम तो इतनी बड़ी होती नहीं है, और जब हम सामने लोगों के पास ये प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, तो लोग कहते हैं तुमने कितना कमा लिया, तुम्हें कितने आ गए, है ना? तुम्हारी गाड़ी आ गई, तुम्हारा घर बन गया, तुमने विदेश घूम लिया, तो आता है ना? तो 99% लोग घबरा जाते हैं उस टाइम, और अपनी इनकम दिखाते नहीं है, या अपनी गलत चेक बताने लगते हैं, और अपने अपलाइन की इनकम दिखाने लगते हैं, है ना? अपने अपलाइन की इनकम दिखाने लगते हैं। अरे भाई, उसने सवाल तुमसे किया है कि तुम्हारी कितनी आमदनी आ रही है, तो वो तुम्हारी आमदनी पूछना चाहता है। अब भले ही चाहे आपकी 50 रुपए आमदनी हो, चाहे 500 रुपए आमदनी आई हो, चाहे 1000 आई हो, चाहे 2000 आई हो, चाहे 10,000 आई हो, आपको अपनी उस आमदनी को कैसे एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, ऑब्जेक्शन तो सामने आएगा,
जो इसको झेल जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो इसको नहीं झेल पाएगा वो बिजनेस छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाता हूं, ध्यान से सुने। तुमको कितने पैसे आते हैं, तुमने कितने कमा लिए? सर आपकी बात बिल्कुल सही है ना, आपकी इस पे देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको अपने अपलाइन को बीच में नहीं लाना है, यहाँ पे आपको अपने अपलाइन को बीच में नहीं लाना है, यहाँ आप ही को उनको समझाना पड़ेगा। तो तुमने कितने कमा लिए, तुमको कितने पैसे आने लगे। ठीक है, हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है। सर देखिए, जैसा को मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जो आज प्रेजेंटेशन दी, अभी जो बिजनेस प्लान बताया है, उसमें आपको हमको इतना तो समझ में आ गया कि जो ये बिजनेस है पैसिव इनकम का है, यानी कि हम एक व्यक्ति को ज्वाइन करा लेते हैं, वो जैसा जैसा काम करता रहता है, उसके काम करने से हमको इनकम आती रहती है। तो सर मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 2 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैंने सिर्फ अभी 4 लोगों को ज्वाइन कराया है। 4 लोगों के काम करने से पिछले 2 महीने में मैंने सिर्फ, मेरी जो अभी तक इनकम पहुंची है वो 800 रुपए की इनकम पहुंची है। अब मैं आपको ये कैसे बता दूं मुझे और आगे पैसे कितने आएंगे, क्योंकि वो जैसा जैसा काम करेंगे तो आने वाले समय में क्या पता अगले महीने वो 800 रुपए मेरे 8,000 भी आ सकते हैं सर, 80,000 भी आ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जिनको मैंने ज्वाइन कराया वो कैसे कितना काम करते हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है मैं अच्छे से अपनी टीम को सिखा पा रहा हूं, वो अच्छा काम करेंगे और मेरी भी आमदनी अच्छी आएगी। तो यानी कि आपने अपने चेक को किस वे में प्रेजेंट कर दिया, एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर दिया, पैसिव इनकम के रूप में प्रेजेंट कर दिया आपने। यहाँ पे अपनी इनकम छुपाई नहीं, क्या बोला, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। जैसा कि आपको पता है सर, जैसा कि हमने आपको बिजनेस प्लान दिखाया है, तो हमने जो यहाँ से समझा है कि जो ये हमारा बिजनेस है ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। यहाँ से होता क्या, हम जिन लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं उनके काम करने से, वो जैसा जैसा काम करते हैं उनके काम करने से हमको इनकम आती है। तो यानी कि होता क्या है, अभी मैंने जो पिछले 2 महीने में मैंने कम से कम 3 से 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, और वो लोग जैसा जैसा काम कर रहे हैं उनके काम करने से मुझे अभी पिछले महीने 500 रुपए इनकम आई है, और इस महीने वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके काम करने से मेरे को 5,000 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है, कभी भी हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है सवालों से, अच्छे से जवाब देना है। तो आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6, पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, होता है ना। लोग कहते हैं अच्छा पहले तुम कामयाब हो जाओ फिर मैं आ जाऊंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, होता है ना। तो यहाँ पे आपको अपने अपलाइन की जरूर, मेंटली आपने अपने अपलाइन की जरूर मदद लेनी है, इमेजिन जरूर करना है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। चलिए ये सवाल उम्मीद करता हूँ सबके सामने आते होंगे, और जहां तक मैंने 20 सवाल लिखे हैं, शाम तक में आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे इन 20 सवालों में कवर हो जाएंगे। आपको कोई सवाल नहीं बचेगा जिसका आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। तो सवाल नंबर 6 को समझते हैं और ध्यान से सुने। ये टिकल मेरी जो भी ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जब तक आप इसको हमारे YouTube चैनल पे, ग्लोरियस टीम ऑफिशियल चैनल पे जाके 2 से 3-4 बार मेरी ट्रेनिंग्स को आपको नहीं देखेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। आप सोचें सिर्फ बस जूम मीटिंग में बैठ जाओ, सुन लो और फिर अपना वही कहानी शुरू, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको इनको, मेरी रिकॉर्डिंग्स को YouTube पे जाके 2 से 3-4 बार रिपीट देखना होगा, तब आज बिजनेस को आप सीख पाएंगे, इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप सीख पाएंगे। चलिए सवाल नंबर 6, पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा। तो आता है ना आप सबके सामने ये क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता हूं या मैं अपनी टीम को कैसे सिखाता हूं, वह मैं आपको बताता हूं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जब मेरा अपलाइन इस मेरे को बिजनेस के बारे में बता रहा था, तो ठीक एग्जैक्टली मैंने भी उनको बोला था कि पहले सर आप कामयाब हो जाओ फिर मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। और सर सही बताऊं, आज वो इतने अच्छे लेवल पे हैं, उन्होंने मुझसे 1 साल पहले इस बिजनेस के बारे में बताया था, और आज वो 1 साल में इतने अच्छे लेवल पहुंच गए हैं कि आज वो मुझे अपना समय पूरा, अगर मैं उनसे समय मांगता हूं तो वो अपना समय प्रॉपर वे में दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम हो गई है। वो अपना समय मुझे दे नहीं पाते हैं, उनका समय एक एक समय कीमती हो गया है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम हो गई है ना। तो उस टाइम मैंने ये गलती कर दी थी कि जब वो शुरू में मेरे साथ ये पास बिजनेस लेके आए थे, मैंने सोचा था ये सफल हो जाएंगे तब मैं बिजनेस करूंगा, और आज वो सफल हो गए। और आज मैं बिजनेस कर तो रहा हूं, लेकिन वो मुझे सिखाते तो हैं, लेकिन पूरा समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम हो गई है। तो सर वो गलती आप ना करें, क्योंकि अगर आज आप बिजनेस को नहीं करते हैं
कल को 1-2 साल बाद जब मेरी टीम बड़ी हो जाएगी तो मैं भी पूरा समय नहीं दे पाऊंगा, और ये सर बिजनेस सीखने का समय है। जब तक यहाँ पे एक सिखाने वाला नहीं होता, हम इस बिजनेस को अच्छी सीख नहीं पाते। और सर दूसरी बात ये है कि सर मेरे कामयाब होने या ना होने से क्या पता, वैसे तो मैं इस बिजनेस में जिस तरीके से सीख रहा हूं मैं जरूर कामयाब होऊंगा, लेकिन 1% मान ले तो मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ नहीं हुआ, उस पे मत जाइए सर। आपके अंदर भी तो पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां तक मैं आपको जानता हूं सर, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, स्किल्स अच्छी हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आप तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप तो मुझसे ज्यादा भी कमा सकते हो। तो मैं तो चाहता हूं हम दोनों मिलकर काम करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा टर्नओवर क्रिएट कर सके, ताकि हमको अपने और अपने परिवार के जरूरतों के लिए ना जीना पड़े, हम अपने परिवार के सपने अच्छे से पूरे कर पाए। तो यहाँ पे उसको क्या दिखा दिया, इंपोर्टेंस बता दी कि अगर आज मेरे साथ ज्वाइन नहीं करोगे तो जो मैंने गलती की थी, अब भले ही आपने अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया ना दिखाया वो छोड़ दो, उसे क्या पता, आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया, आपने उसको सामने यही ऑब्जेक्शन रखा था, आज मैं पछता रहा हूं तो कल को तुम भी मत पछताना, है ना। तो उसके सामने आपने एक सबक रख दी कि जो गलती मुझसे हुई वो तुम ना करना, यानी कि अपने ऊपर ये सबक लिया है आपने, अपने ऊपर ही गलती रखी और सबक उसको दे दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको समझाना है। चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 7। ये ऑब्जेक्शन तो सबके सामने आता ही होगा, आता है ना, और सबके चेहरे बता रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं केशव सर भी हंस रहे हैं, और हमारे जो अरविंद सर हैं वो सब लोग भी देख रहे हैं कि कंपनी भाग गई तो, क्योंकि शुरुआत में ये ऑब्जेक्शन आता ही आता है। और आज आप ये लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ सर वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, है ना। तो सर मुझे पता है, तो कंपनी भाग गई तो, कहीं कंपनी बंद हो गई तो, कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, इस तो ने तो बहुत परेशान कर रखा है, और ये तो हमें शुरू से लेकर जब तक हम बिजनेस में रहेंगे, चाहे हम DUCD भी बन जाए तब भी ये तो हमें जिंदगी भर परेशान करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए समझते हैं। देखिए क्या है, 90% लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, जब इनके ऊपर ये सवाल आता है कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी कहीं बंद हो गई तो हम कंपनी को कंपनी अपने ऊपर लेने लगते हैं, हम कंपनी का झंडा ऊपर करने लगते, अरे कंपनी ऐसे कैसे भाग जाएगी, कंपनी क्यों भाग जाएगी, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर है, इतने सारे लोग हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो बेवकूफ है, अरे उससे क्या लेना देना, आपको उसका फ्यूचर सिक्योर करवाना है ना। जैसा कि कल MD फिरदौस जी ने बताया था, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है क्या नहीं, उससे क्या लेना देना, वो क्या नाचे, नहीं, आपको उसे सिक्योर, उसका फ्यूचर सिक्योर महसूस होना है अगर वो आपकी बिजनेस कंपनी से जुड़ रहा है तो, ठीक है। जो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ कैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको उनसे सहमत होना है, क्या होना है, सहमत होना है, ठीक है। आपने, और ध्यान रखें आपको अपनी कंपनी की नॉलेज भी, यहाँ प्रोफाइल की नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, बात बिल्कुल सही है सर आपकी, आपने एकदम बिल्कुल सही सवाल किया। जब इस बिजनेस को मैं देख रहा था तो मैंने भी अपने अपलाइन अपने सीनियर के सामने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करा था कि कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं कंपनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि सौरभ एक बात बताओ, तुम अभी कहां से सामान लेते हो। मैंने कहा सर मैं तो अभी अपने घर के पास एक मार्ट है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां से सामान लेता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कब से ले रहे हो, मैं कहा सर काफी समय पहले पापा लेते थे, अब पापा ओल्ड एज हो गए, अब मैं ले रहा हूँ सालों से वहां से सामान। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और उन्होंने मुझसे यही पूछा क्या जहां से तुम सामान ले वहां से और भी लोग सामान ले रहे होते हैं। मैंने कहा हाँ सर जाहिर सी बात है, वहां तो उस मोहल्ले के सभी लोग उसी दुकान से सामान लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा सौरभ एक बात बताओ, आप जिस भी कंपनी से सामान ले रहे हो, अपने गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का, जिस भी दुकान से सामान ले रहे हो, मान लेते हैं कल को वो दुकान बंद हो गई, उसका शटर डाउन हो गया, किसी भी कारणवश उसकी दुकान बंद हो गई, उसको घाटा पड़ गया या कुछ भी हो गया, तो आपका नुकसान क्या है ये बताओ पहले। आपका कोई नुकसान है, आप क्या माथा पे बैठ जाओगे, ओए मेरी तो दुकान मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को तो उसने लूट लिया। सिंपल सी चीज है सौरभ जी, आपने उसको पैसे दिए, आपने अपना सामान लिया, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ घबराने की वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से वेस्टीज में अगर हम सामान लेते हैं, कल को कंपनी को मान लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं, लेकिन ऐसा होता भी है क्योंकि मेरे सामने भी आया था, तो इसमें हमारा तो जेब से कुछ गया ही नहीं, है ना, ठीक है। इसके बाद मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज और आई जिसको सोचने पे मैं मजबूर हो गया सर। उन्होंने मुझसे कहा सौरभ देखिए, इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसा तो बाय डिफॉल्ट कमाते ही कमाते हैं, भी आती है, विदेश भी घूमते हैं, ये सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन ये हमें सब तब मिलता है जब एक हम टीम बना लेते हैं, एक हम 100, 200, 1000, 500, लाखों लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं। यानी कि अगर हमारा नेटवर्क काम करेगा
तो हमें पैसा आएगा। अगर हमारा नेटवर्क काम नहीं करेगा तो गौतम वाली जी हमारे घर में पैसा देने नहीं आएंगे, है ना। तो उन्होंने मुझे ये चीज समझाई। तो हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे समझाया यहाँ पे जो हकीकी कमाई है वो हमारा नेटवर्क है। कल को मान लेता हूं तो मेरे मायने में भी ये आया था कि कंपनी बंद भी हो गई, लेकिन जो मैंने नेटवर्क बनाया है वो तो जिंदा है। उस टाइम पे जो भी अच्छी रंग कंपनी, एक लीगल कंपनी काम कर रही होगी, हम उस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी आमदनी वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से हमारी आमदनी रुकी थी। तो यानी कि कंपनी अगर बंद भी हो जाती है तो कंपनी हमारा हुनर तो हमसे नहीं हमसे छीन लेगी, हमारी टीम तो हमसे नहीं छीन लेगी, हमारा टैलेंट तो हमसे नहीं छीन लेगी, है ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे असलियत की जो कमाई है वो हमारी टीम है, हमारा नेटवर्क है। तो पहले तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी की जो प्रोफाइल है आप उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं, इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान से सुने और अच्छे से रिलेट कर पाए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। जब इस बिजनेस को मैं देख रहा था तो एग्जैक्टली मैं अपने अपलाइन के सामने, अपने सीनियर के सामने यही सवाल रखा था कि कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं कंपनी बंद हो गई तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई। उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि सौरभ एक बात बताओ कि तुम अभी अपने घर का सामान कहाँ से लेते हो। मैंने कहा सर अभी तो मैं अपने घर का सामान घर के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां से लेता हूँ। अच्छा, तुम सामान लेते हो वहां से और भी लोग सामान ले रहे हैं। मैं कहा सर वहां से तो हजारों लोग सामान ले रहे होते हैं, मोहल्ले के जितने भी हैं। तो एक बात बताओ, कल को मान लेते हैं वो दुकान बंद हो गई, तो क्या तुम और तुम्हारे जो जितने भी आस पड़ोस के लोग सामान उससे लेते थे, क्या वो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे दुकान बंद हो गई, हमारा तो घाटा हो गया, नुकसान हो गया? नहीं ना। तो मैंने उनसे कहा सही बात है सर, ऐसा तो हम क्यों पकड़े, हमने उनको पैसे दिए, अपना लिया, दैट्स इट। लेकिन होता क्या है, इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम यहाँ सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ हम सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदते हैं, हम विदेश नहीं घूमते हैं। हम यहाँ जब सफल हो जाते हैं तो हमारे पास जो इनकम आती है शुरू से लेकर आखिर तक, हमारी टीम जो काम करती है, हमारी टीम जैसा टर्नओवर क्रिएट करती है, हमारा जो नेटवर्क जैसा काम करता है, उसके हिसाब से हमें इनकम आती है। यानी कि यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, हमारा नेटवर्क। तो कल को कंपनी रहे या ना रहे, लेकिन हमारा नेटवर्क तो रहेगा ना। तो जो भी उस मौजूदा समय में जो भी अच्छी कंपनी होगी उसमें हम अपना नेटवर्क ले जाके हम वहीं से कमा सकते हैं जहां से हमारी आमदनी आना बंद हो गई थी। हम वहीं, जहां हम 10 लाख पे रुके थे तो हम 10 लाख से उस दूसरी कंपनी में भी कमाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन आपके सामने आए तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आपने उसकी बात को उससे सहमत भी हुए और उसको पॉजिटिव आंसर भी दे दिया। तो इस तरीके से आपको उसको जवाब देना है। तो आप लोग समझें, ठीक है, और सीखें। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, सवाल नंबर 8। मैं तो ज्वाइन कर लूंगा लेकिन कुछ लोग नहीं जुड़े तो, है ना। आता है ना सवाल कि मैं तो चलो ज्वाइन कर लेता हूं लेकिन लोग नहीं जुड़े तो तब क्या होगा। ये तो जो है ना, इस तो सब ने तो जीना आराम कर रखा है, लेकिन जो इस तो का तोड़ सीख लेगा वो इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएगा। केशव सर, अरविंद सर, नवीन सर, जितने भी हमारे क्राउन, डायमंड, जितने भी स्टार, जितने भी सिल्वर, गोल्ड, इन्होंने इन चीजों को सीख लिया कि तो का तोड़ कैसे निकालना है। इन लोगों ने ये चीज सीख ली है और आज ये इस अच्छे लेवल पे बैठे हैं और हम लोगों को सिखा पा रहे हैं। चलिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया लेकिन कुछ लोगों ने लोग नहीं जुड़े तो आपने किस तरीके से सवाल करना है, किस तरीके से हैंडलना है इस ऑब्जेक्शन को, आइए समझते हैं। रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सुनाता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसमें एग्री करना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मैं भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था तो मैंने भी अपने अपलाइन के सामने ये ऑब्जेक्शन, आपने क्या बोला, जब मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइन सामने वाला भी कर ही रहा है, तो मैं भी जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था तो मैंने भी एग्जैक्टली अपने अपलाइन के सामने यही सवाल रखा था कि सर मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा लेकिन अगर लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत ही अच्छे से ये समझाया कि सौरभ एक बात बताओ, तुम इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हो। तो सर इस बिजनेस में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। जो आज हम पैसों की कमी पे समस्या जो झेल रहे हैं उससे हम उभर पाएंगे, हमारे घर में एक अच्छी इनकम आ पाएगी, हम एक अच्छा गाड़ी, अच्छा घर ले पाएंगे, देश विदेश घूम पाएंगे, अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे, है ना। तो मैं इसलिए तो सौरभ जी एक बात बताओ, तुम जितने भी लोगों को जानते हो क्या उसमें कुछ लोग नहीं है जो किराए पे रह रहे हैं, क्या उसमें से कुछ लोग ऐसे नहीं है जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, क्या उसमें कुछ लोग ऐसे नहीं है जिनकी लिमिटेड इनकम है और जो हर वक्त पैसों के लिए मोहताज रहते हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे लोग नहीं है जो अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहे, क्या उसमें कुछ ऐसे लोग नहीं है जो देश विदेश घूमना चाहते हो।
तो जब आप ऐसे लोगों को, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, काफी सारे लोग हैं। तो जब तुम अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बिजनेस में आ सकते हो, तो जब हम उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो लोग भी जुड़ेंगे, जब वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, है ना। और सर मजे की बात यह है, मैंने उस दिन मेरा सोचा नजरिया बदल गया और मैंने अपनी अपलाइन की मदद से उन सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, और आज 2 महीने में मेरे साथ कम से कम 15 से 20 लोग जुड़ चुके हैं। तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार मेरे जैसा ऑब्जेक्शन इसको भी आया, इसने इस ऑब्जेक्शन पे सॉल्यूशन पे काम किया और आज इसके साथ 15-20 लोग जुड़ गए हैं, तो सामने वाला इसको पॉजिटिव वे में और 99% केस में आपके साथ वो जरूर ज्वाइन करेगा। तो इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। तो अभी देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने 20 सवाल तैयार करे हुए हैं और आपके लिए मैं एक सरप्राइज भी लाया हूं, वो मैं आपको आज शाम वाले सेशन में दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो लगभग अभी मैं 2 सवाल और लूंगा, ठीक है, और मैं आपको दोबारा से एक बार जो स्टार्टिंग की 3 स्लाइड हैं उन पे हमें कैसे काम करना है मैं आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा सेशन और आगे चलते बढ़ाते हुए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 सॉरी, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता, आता है ना, अरे हमने भी कर करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता, कोई पैसे वैसे नहीं आते, अरे हमने भी बहुत कंपनियां कर ली, कुछ नहीं होता, है ना, आता है ना ये सवाल, आता है ना, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं कि ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो हम सामने वाले लोगों को किस तरीके से जवाब दें। ठीक है, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, मैं पानी पी लेता हूं, क्योंकि आपको मालूम है मेरे जो सेशन होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मैं आप लोगों को भले यहाँ से बैठ के सवालों के जवाब तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी इतनी है जैसे मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 9, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता, है ना, आता है ना आप सबके सामने ऑब्जेक्शन। तो इसका जब आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो इसमें भी आपने खुद को रिलेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जब मैंने ये आपको बता दूं सर, बिल्कुल सही बात है, जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो मैंने भी अपने अपलाइन के सामने एग्जैक्ट यही सवाल रखा था, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी एक कंपनी में काम कर चुका हूं, भले ही आपने किया हो चाहे ना किया हो, आपने एक स्टोरी बनानी है। मैं भी एक कंपनी में काम कर चुका था, मैंने भी वहां काम किया था, तो मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा, अच्छा सौरभ एक बात बताओ, जहां पे तुम जिस कंपनी में तुमने काम किया था वहां पे क्या कोई ट्रेनिंग सिस्टम था, या तुमको अगर तुम्हारे सीनियर ने तुमको बुलाया तो तुम कभी किसी ट्रेनिंग में जा पाते थे। तो मैंने कहा सर वहां तो पहली बात तो कोई ट्रेनिंग सिस्टम था ही नहीं, और अगर था तो मेरे अपलाइन बुलाते थे, मैं जाता ही नहीं था, है ना। या तुम्हारा अपलाइन तुमको सीखने के लिए अपने पास बुलाता था, तुम कभी जा पाते थे, तुमको कभी उसने किसी प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए, कभी किसी सेमिनार के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए इन्वाइट किया, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या बस उन्होंने तुमसे पैसे लिए थे, मेरे से उन्होंने सिर्फ 2-4 हजार रुपए ले लिए थे और बोला बस आगे तुम काम करना शुरू करो, लोगों से पैसा लेना शुरू करो और काम करो। और मैंने कुछ कर नहीं पाया, मुझे इतना पता नहीं था और मैंने बाद में छोड़ दिया। तो उस दिन से मैं भी ये सोचता था इस बिजनेस में कुछ होता ही नहीं है, ये तो बेकार है बेकार। लेकिन उस दिन मेरे अपलाइन ने बताया कि जो ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सीखने का बिजनेस है, ये सीखते सीखते सिखाने का बिजनेस और पैसा कमाने बिजनेस है। तो उस दिन मुझे हकीकत में समझ में आया कि कमी कंपनी में नहीं होती है, कमी हम में खुद में होती है। मुझ में कमी थी, इस पुरानी कंपनी में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन आज मैं कंपनी को अपने अपलाइन के माध्यम से, कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने काम के साथ साथ सीखता हुआ कर रहा हूं, और आज सर मेरी टीम में 15 से 20 लोग हो गए हैं। तो अब सामने वाले को क्या लगेगा कि अगर उसने भी किसी कंपनी में काम किया हो तो उसे भी ये लगेगा कि हाँ उससे भी कहीं ना कहीं गलती हुई थी, उसने भी कहीं ना कहीं सीखने पे जोर नहीं दिया होगा, या उसकी जो कंपनी लीगल नहीं होगी, उसकी कंपनी ने उसको सिखाया नहीं होगा, है ना। तो वो खुद से वो आप मनी मन आप यहाँ अपने माइंड से सवाल जवाब में उसको कहानी सुना रहे हैं, वो खुद को अपने उसके माइंड में साइकोलॉजिकल ये चलने लगेगा कि जो ये कुछ बता रहा है ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, आज के दोपहर वाले सेशन का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। प्रोडक्ट महंगे हैं, 99% लोगों के सामने ये ऑब्जेक्शन आता ही आता है ना। या तो ये ज्वाइनिंग के बाद आता है जब प्रोडक्ट ले लेता है, या तो प्रोडक्ट लेते वक्त आता है, या प्रेजेंटेशन देने वक्त ऑब्जेक्शन आता है। और इसलिए मैंने सवाल नंबर 10वां इसलिए रखा है ताकि आखिर में आपके मन में चल रहा होगा कि जो सवाल हमें पूछना महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे, वो सवाल तो सौरभ सर बता नहीं रहे, वो सवाल तो सौरभ सर बता नहीं रहे। तो ले आए देखिए सौरभ सर आपके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे हैं।
यहाँ पे आपकी नॉलेज काम करेगी, यहाँ पे आपकी मोटिवेशन काम करेगी। ध्यान करना, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अरे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से गाड़ी निकलती है, हमारे प्रोडक्ट में से तो हेलीकॉप्टर निकलता है, हमारी चाय पत्ती में से ये निकलता है। देखिए, ये मोटिवेशन भी जरूरी है। ये सेमिनार्स में, ये सक्सेस सेमिनार में इस तरीके की बातें की जाना नहीं है, लेकिन जब वो समझा रहे हैं, प्राण दे कर रहे हैं, तब वहां ये हवा जो मारते हैं, हम बातें मारते हैं, वहां मोटिवेशन काम नहीं करता, वहां पे एजुकेशन काम करता है, क्योंकि डीके नहीं मारता लंबी लंबी, है ना। तो यहाँ पे सर आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? हेलो, थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, बाकी क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गई? क्योंकि बीच में से थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, तो अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके सर, कंटिन्यू करूं? यस कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो ये जो सवाल आता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आएगा कि जो हमने सेमिनार में जाके सीख लिया, अरे हमारी चाय पत्ती में तो गाड़ी निकलती है, हमारे साबुन में से तो लाखों रुपए निकलते हैं। ये मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक है। जो ज्वाइन कर लेगा वो खुद मोटिवेट भी हो जाएगा सेमिनार में आके। अब आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, आइए ध्यान से। अब यहाँ पे जो आपका प्रोस्पेक्ट है, देखिए शुरुआत में लोग बचत के लिए आते हैं, शुरुआत में लोग बचत पे जोर देते हैं, आमदनी पे जोर नहीं देते हैं। तो अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले सहमत होना है। और 90% लोग होते हैं, अरे नहीं प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, हम तो लेते हैं, इतने सस्ते प्रोडक्ट है सर, हमें तो बिल्कुल महंगे नहीं लगते। अरे तुम्हें नहीं महंगे लगते, सामने वाले को तो महंगे लगते हैं, है ना। तो आपने सबसे पहले सहमत होना है। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो ये प्रोडक्ट मुझे भी बहुत महंगे लगे थे सर। सच में राइस ब्रांड की जब बोतल मैंने अपने हाथ में पकड़ा, वो तो मेरे हाथ से ही गिर गई थी एमआरपी देख के। लेकिन मैंने जब अपने अपलाइन के सामने, अपने सीनियर के सामने मैंने ये सवाल रखा कि सर प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, तो उन्होंने मुझको क्या समझाया, आज वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, सौरभ तुम अभी एक महीने का लगभग कितना सामान खरीद लेते हो, कहीं से भी यहाँ से खरीदते हो? तो मैंने उनसे कहा सर मैं 3 से 3500 का सामान खरीद लेता हूँ, या मतलब 1800 से 2200 तक का सामान ले सकते हैं। तो मैं 3 से 3500 एम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने अपने अपलाइन के सामने यही सवाल रखा कि हाँ सर प्रोडक्ट तो बहुत महंगे है। तो मेरे अपलाइन का, सौरभ एक बात बताओ, तुम अभी जहां से भी सामान ले रहे हो, एक महीने में लगभग कितना 100 रुपए का सामान ले लेते हो? मैंने कहा सर लगभग 3 से 3500 रुपए का सामान आ जाता है एक महीने में। तो मेरे अपलाइन ने कहा, सौरभ अगर यही 15,000 रुपए एमआरपी का सामान तुम्हें 4 महीने में तोड़ के अगर तुम खरीदो, और तुम्हें 5वें महीने अगर 2500 का सामान फ्री मिले तो मिलेगा। तो मैंने कहा 15,000 का सामान और 2500 का फ्री, तो मेरे उस सामने वाले के माइंड में क्या चलेगा, उसको आपने क्या करना है, टॉप टू बॉटम लेके आना है। पहले हम क्या करते हैं इस बिजनेस में, बताते हैं यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले तो हम उसके आईडी एक्टिव कराते हैं 1000 रुपए से, फिर बोलते हैं कंसिस्टेंसी ले लो 3500 की, है ना। तो फिर उसको लगता है, पहले तो उसने कहा कोई पैसा नहीं लगा, फिर इसने 1000 रुपए से ज्वाइनिंग कराई, फिर ये कह रहा है कि कंसिस्टेंसी ले लो, यानी कि उसका बीपी बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको उसको 15,000 से कैसे आपको उसको जीरो पे लेके आना है वो मैं सिखाता हूँ। तो मेरे सर ने मुझसे पूछा कि सौरभ तुम जहां से भी सामान ले रहे हो कितने का लेते हो? तो मैंने कहा सर 3 से 3500 का तो ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम जब वेस्टीज में या इस कंपनी में तुम 15,000 रुपए का सामान 4 महीने में खरीदोगे 15,000 एमआरपी का, तो सबसे पहले तुमको हर महीने 500 रुपए एमआरपी पे छूट मिलेगी, और जो कि तुम्हें हर महीने लगभग 3-3 हजार रुपए का सामान खरीदना है, यानी कि 3500 का सामान तुम्हें 3000 में मिलेगा, और तुमको हर महीने 10% का सामान फ्री है, और साथ के साथ तुमको 20% कंसिस्टेंसी यानी कि 20% रुपए का 5वें महीने के हिसाब से आपको सामान फ्री मिलेगा, और आपको कम से कम 5% से लेकर 20% रुपया कैशबैक आपके खाते में। तो सर अगर कैलकुलेट करें तो मेरे अपलाइन ने मुझे कैलकुलेट करके दिखाया कि सर ऐसे 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 ये सभी ऑफर अगर माइनस कर दें तो हमको जो सामान पड़ता है लगभग 50% छूट पे पड़ता है सर। यानी कि जो चीज यहाँ पे 200 रुपए की है वो लगभग 100-125 की पड़ती है, जो चीज 100 रुपए की है वो 50-55 रुपए की पड़ती है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मार्केट से भले ही हम सस्ता तो खरीद रहे हैं, लेकिन वो हमको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे महंगा जरूर खरीदते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं वो सामान बहुत सस्ता पड़ता है। फिर मेरे अपलाइन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सौरभ तुम 3,000 रुपए का एक महीने सामान खरीद रहे हो, अगर यही सामान तुम 12 महीने खरीद रहे हो और वही सामान अगर तुम अपने 30 साल तक खरीदोगे तो तुम्हारे लगभग लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। सर उस दिन जब मैंने ये समझा तो मुझे समझ में आया कि मेरे 13 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं।
और जब मैंने ये देखा कि वेस्टीज में मेरे हर महीने लगभग 1500 रुपए बच रहे हैं, यानी कि मैं 30 साल में लगभग 6 लाख रुपए की बचत कर लूंगा, तब मुझे उस दिन समझ में आया कि यहां से तो महंगा सामान खरीद के भी हमारे 6 लाख रुपए बच पा रहे हैं। और बचपन से मेरे माँ बाप ने, क्या सर सबके माँ बाप ने यही सिखाया है कि हमें हमेशा बचाना चाहिए। तो उस दिन से तो सर प्रोडक्ट इतने सस्ते हो गए हैं और हमारी बचत पे बचत होती जा रही है। और सर साथ के साथ मेरे अपलाइन ने मुझे ये भी बताया कि अगर हम कंपनी के 3 स्टेप्स को फॉलो कर लें, हम अब यहाँ के रेगुलर कस्टमर बने रहें, मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बने रहें और इस बिजनेस में हर महीने एक व्यक्ति को भी लाते रहें, तो 5 से 6 महीने में हमारे प्रोडक्ट पूरे फ्री हो जाते हैं। आमदनी के साथ साथ हमारा आमदनी तो आती है और जो प्रोडक्ट है, जो घर का खर्चा, वो फ्री हो जाता है। आप देख सकते हैं सर, देखिए जो हमारे केशव सर हैं, इनकी 30 रुपए इनकम है सर। अब बताइए, इनके लिए तो प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ते हैं। देखिए सर, मेरी 5000 रुपए आमदनी पहुंच गई है और मेरे घर का खर्चा 3000 रुपए है, तो मेरे लिए तो प्रोडक्ट फ्री हो गए ना। तो इस तरीके से सर बिल्कुल प्रोडक्ट तो जरूर थोड़े से महंगे लगते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम में आना शुरू करते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने उसको प्रैक्टिकल वे में और बचत कराते हुए और अपने अपलायंस की, अपने डीलर्स की इनकम दिखाते हुए आपने उसको बता दिया कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखा दी और आपने उसको प्रोडक्ट सस्ते ही बता दिए। तो इस चीज को आप ध्यान से समझें। अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ, ये शाम को 11 सवाल नंबर 11 से फिर से स्टार्ट था। तो ये आप लोग बने रहें और अपने सवालों को देखते रहें कि कम से कम आपके सवालों में से मैंने 10 सवाल तो यही कवर कर दिए। अब मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं, दोबारा से मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमको कैसे कैसे इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। तो मैं दोबारा से शुरू की स्लाइड्स पे ले जाता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमें ऑब्जेक्शन आता क्यों है। कमी में ही होती है, इसलिए ऑब्जेक्शन आता है। सिर्फ एक कारण की वजह ऑब्जेक्शन जो हमारी वजह नहीं आता, वो सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमारे अंदर नॉलेज अच्छी है तो हम सामने वाले के की रुचि अगर नहीं भी है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम इस लेवल जगा सकते हैं। अगर हमारे अंदर हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में तो जान है ही, हमारे बिजनेस प्लान भी अच्छा है, जान हमें अपने अंदर भी डालनी होती है, तब हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। तो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाइए, प्रोस्पेक्ट और अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ताकि अगर आपके सामने वाला उस पर अवेयर नहीं है तो आप उसको पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप ही को नॉलेज नहीं होगी, आप अवेयर नहीं होंगे हर चीज को लेके, तो आप सामने वाले को अवेयर नहीं कर पाएंगे। फिर आपने क्या करना है, हमेशा 3 स्टेप को ध्यान रखना है। सामने वाले के ऑब्जेक्शन से सहमत होना है, फिर उसके ऑब्जेक्शन से खुद को रिलेट करना है, फिर एक कहानी बनानी है जो कि भले जेन्युइन हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को जेन्युइन लगनी चाहिए। फिर आपको थर्ड पार्टी रेफरेंस लेनी है, यानी कि अपने अपलाइन को रिलेट करते हुए उसके सवाल पूछते हुए आपको ये कहानी सुनानी है। और सपोर्टिंग के लिए आप अपने पास लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडी बुक और अपने लीडर्स के इनकम स्टेटमेंट अपने मोबाइल में और कुछ टेस्टिमनीज अपने लीडर्स की अपने मोबाइल में रखनी है, ठीक है। और जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जो आपको बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल करना ही करना नहीं है, कभी भी इरिटेट नहीं होना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना और डायरेक्ट कभी भी प्रोस्पेक्ट को सीधा सीधा सवाल नहीं करना और उसको कभी भी समझाना नहीं है, सीधा सीधा इनडायरेक्ट वे में समझाना। तो ये 3 गलती कभी ना करें। तो आज और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये मैंने कैसे सीखा। देखो, घर बैठ के आप देखिए, होता क्या था, जब हम इस बिजनेस में आए थे तो मैंने केशव जी से बोला, तो मेरे सामने भी जब ऑब्जेक्शन आते थे तो केशव सर ने मुझे सिखाया कि सौरभ देखो, अब तुम किसी के सामने जब प्लान करने जाओगे, शुरुआत में तुम्हें आता इतना है नहीं, तो वो तुम्हें ऑब्जेक्शन करेगा और तुम जवाब दे नहीं पाओगे, तुम लड़खड़ा जाओगे, तुम परेशान हो, तुम्हारे माथे से पसीना निकलेगा और सामने वाला तुम पे हावी हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जैसा कि गौतम वाली जी कहते हैं, पहले तैयारी अच्छे से कर लो। प्रेजेंटेशन तो तुमने अच्छी बनाई ली है, अब तुम तैयारी अच्छी कर लो। तुम क्या करो, अपने आप को शीशे के आगे खड़ा करो और ये जो ऑप्शंस तुम्हारे सामने आते हैं, ये खुद से पहले पूछो, फिर खुद को जवाब देना शुरू करो, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पे आप अपनी अच्छी करिए, जिससे आप सीख पाएंगे। फिर आप मार्केट में जाइए, तब आप इन ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो अब मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं इन 10 सवालों में से अब तक आपके सवाल आपको अच्छे से जवाब मिल गए होंगे। मेरा जो समझाने का जो इंटेंशन था वो ये था कि आपको हमेशा सहमत होना है, खुद को रिलेट करना है ऑब्जेक्शन से और एक कहानी बनानी है सवालों के साथ अपने अपलाइन को रिलेट करते हुए।
उसको थर्ड पार्टी रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए। तो इन 10 सवालों को मैंने अभी ले लिया है, शाम को मैं आपके सामने दोबारा से रूबरू होऊंगा और जो अगले 10 सवाल हैं वो तो और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और जबरदस्त होने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से केशव सर से बोलता हूं कि आप आइए और कुछ अपने इस 10 सवालों के जो मैंने किस तरीके से समझाया, आप कुछ अपने कुछ दोस्त कहिए और मैं आपको सुनना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए और जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत जबरदस्त था। ट्रेनिंग बहुत शानदार थी। प्रोडक्ट महंगे हैं बहुत। जो आपने 10 सवाल लिए, आई थिंक लोगों को समझ में आया होगा कि अब हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यानी कि अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, राइट। शायद सवालों के जवाब कुछ के पता थे आपको, कुछ के नहीं पता थे, पर अब आपको अपनी कमी नजर आ गई होगी कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। जैसे आप सर ने कहा कि आपको कहानी बनानी पड़ेगी, राइट, आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसकी तब आप बात करें, वरना वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और हम सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम सामने वाले को समझाने जाते हैं, अभी लेवल छोटा होता है, ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो उसके पास नेगेटिव नॉलेज ज्यादा होती है, वो आपके ऊपर सारी की सारी नेगेटिव नॉलेज डाल देता है और हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इन सवालों के जवाब नहीं थे। और जो सौरभ सर ने आपको 10 सवाल के जवाब दिए, ये सवालों के जवाब मेरे ख्याल से किसी भी ट्रेनिंग में दिए जाते नहीं है। न CNT में होते हैं, ना TTT में होते हैं, ना LDP में होते हैं, ना VIP में होते हैं, ना सेमिनार में होते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे ये नॉलेज तब आनी शुरू होती है। तो सर ने आपको निचोड़ दे दिया है उसका कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या सवाल आने वाले हैं और उनके आपको किस तरीके से जवाब देने। शायद पता होगा आपको कैसे देने, बट एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है कि हाँ, मुझे अगर सामने वाले ने ये बोला तो मुझे उसकी हाँ में हाँ मिला के इसको जवाब को दूं ताकि वो एग्री हो जाए, राइट। वरना सामने वाला एग्रेशन में रहता है, वो बस आपकी बात को काटने में लगा रहता है। तो हमें उसको अपनी तरफ भी तो करना है, राइट। सो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और अभी पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा ये पहला पार्ट था।